आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में मैंने आपको पहले भी स्टडी कराया है, लेकिन आज हम लोग त्रिभुज में एक खास नियम को पढ़ेंगे जो कि क्लास 10th में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्लास 10th में बहुत अधिक यूज में आता है। वो नियम है सर्वांग समता का नियम। तो आज बेसिकली हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में मैंने पिछले क्लास में डिटेल स्टडी करा दिया है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं जो इसकी बेसिक बात है। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये कोई आकृति है, ये 3 भुजाओं से घिरी हुई है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। भुजा के आधार पर, किस आधार पर? भुजा की आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार की होती है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इन सब के आगे आप त्रिभुज लगा लेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। बात करें अगर समद्विबाहु त्रिभुज की, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है त्रिभुजों के सर्वांग समता का नियम। त्रिभुज के बारे में स्टडी मैंने पिछले क्लासेज में आपको कराया है। फिर इसी में आगे आएगा आपका कि त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे कोण के आधार पर। तो आप बताएंगे कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज क्या है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 अंश से कम हो, जैसे ये त्रिभुज है, इसके तीनों कोण, ये एंगल और ये एंगल, मान लीजिए ये 40 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम है तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहा जाएगा। अब आते हैं समकोण त्रिभुज पर। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसका ये एक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। बाकी के 2 कोणों से आपको कोई मतलब नहीं है। बाकी 2 कोण चाहे कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का है
तो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं अधिक कोण त्रिभुज पर। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो। मान लीजिए इसका एक कोण 120 अंश हो गया, तो ये जो 120 डिग्री है ये 90 अंश से तो बड़ा है ना, बस इसे हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। बाकी के दो कोणों से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश से बड़ा हो जाए, त्रिभुज का एक कोण थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वांग समता का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वांग समता का नियम। हेडिंग है सर्वांग समता का नियम। जैसे बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे हम पहचानेंगे कि कोई आकृति सर्वांगसम है कि नहीं। तो पहले हम लोगों को समझना होगा कि सर्वांगसम क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अगर बात की जाए सर्वांगसम की, तो अगर आप अपने भाषा में समझना चाहें तो आप सर्वांगसम को कह सकते हैं, इसका आप उच्चारण कीजिए। उच्चारण से ही, इसको बोलने मात्र से आपको ये अनुभव हो जाएगा कि सर्वांगसम का मतलब क्या होना चाहिए। सर्वांगसम, सर्वांगसम अर्थात इसे हम तोड़ के डिफाइन कर सकते हैं। सर्व धन अंग मतलब सर्वांग सम, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, सर्व धन अंग धन सम, सर्वांग सम, सर्वांग सम। सर्व का अर्थ होता है सभी, और अंग का मतलब क्या है। अगर इंसान के शरीर के अंग की बात की जाएगी तो इंसान का अंग क्या हो, हाथ पैर, ये इंसान के अंग है। लेकिन हम लोग तो त्रिभुज पढ़ रहे हैं ना, तो त्रिभुज का अंग क्या होगा। त्रिभुज का अंग होता है या तो भुजा होगी या तो कोण होगा। तो मतलब ऐसी आकृति जिसके सभी अंग समान होते हैं। सर्व का अर्थ है सभी, अंग मतलब भुजा या कोण, और सम मतलब समान हो। तो ऐसी दो आकृतियां जिनके सभी अंग समान होते हैं उन्हें सर्वांगसम कहा जाता है। ऐसी दो आकृतियां जिनके सभी अंग समान होते हैं उन्हें सर्वांगसम कहा जाता है। तो सर्वांगसम का मतलब जिसके सभी अंग समान हो। जैसे अगर कोई दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो वो एक दूसरे को कवर कर लेंगी, वो एक दूसरे को ढक लेंगी। जैसे आप देखते होंगे इस चीज को, अगर दो बॉक्स हैं और दोनों बॉक्स की लंबाई चौड़ाई समान है तो वो एक दूसरे को ढक लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये एक कागज का टुकड़ा है, अगर इतने ही समान लंबाई और इतने ही समान चौड़ाई का हम कोई दूसरा कागज का टुकड़ा ला दें, ये, तो क्या ये वाला कागज का टुकड़ा, ये वाला कागज का टुकड़ा इस वाले कागज के टुकड़े को ढक लेगा? तो हाँ, बिल्कुल ये ढक लेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आकृतियां आपस में क्या है, सर्वांगसम है। और कोई आकृति सर्वांगसम तभी होगी जब उसकी भुजाएं बराबर होंगी या फिर उसके कोण बराबर होंगे, या फिर कोण और भुजाएं दोनों बराबर हों, तब भी वो सर्वांगसम होगी। इसी प्रकार का कुछ हम इस टॉपिक में स्टडी करने वाले हैं। चलिए
तो सर्वांग सम का मतलब हम लोगों ने समझ लिया, सर्वधन अंग धन सम, अर्थात ऐसी आकृतियां जिनके सभी अंग समान होंगे उन्हें सर्वांग सम कहा जाएगा। अब त्रिभुजों में अगर सर्वांग समता की बात करें तो त्रिभुजों में सर्वांग समता के मुख्यतः 5 नियम। कितने नियम हैं? 5 नियम। आइए हम इनका स्टडी करते हैं। पहला है एस 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 सर्वांग समता नियम। पहला है एस 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 सर्वांग समता नियम। दूसरा है एस ए एस सर्वांग समता नियम। अभी एक एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे कि एस 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 सर्वांग समता नियम क्या है, या फिर एस ए एस सर्वांग समता नियम क्या है। तीसरा है ए एस ए सर्वांग समता नियम। और चौथा है ए एस सर्वांग समता नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी अच्छे लेवल का आप एग्जाम उठाकर देख लीजिए, सभी में अगर त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो सर्वांग समता का नियम जरूर पूछा जाएगा। और क्लास 10th में भी जब आप जाएंगे तो क्लास 10th में भी आपको ये चैप्टर मिलेगा जिसका नाम होगा त्रिभुज। उसमें सर्वांग समता का नियम यूज में आएगा, इसलिए इसे आप एकदम ध्यान से पढ़िए। एएस सर्वांग समता नियम। और पांचवा है आरएचएस सर्वांग समता नियम। सर्वांग समता नियम। पहले इतनी बातों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो ये सर्वांग समता के नियम। अब हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे एस 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 सर्वांग समता के नियम का। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एस का क्या मतलब है, ए का क्या मतलब है, ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। तो एस का मतलब क्या होता है? यस का मतलब होता है साइड, और साइड का मतलब होता है भुजा। भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड, और साइड का पहला अक्षर होता है यस। इसीलिए यहाँ पे एस 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 लिखा गया है, मतलब भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। जब हम किसी आकृति को सिर्फ भुजा के द्वारा ये सिद्ध कर देते हैं कि ये आकृतियां सर्वांग सम हैं, तब हम लोग पहले नियम को फॉलो कर रहे होते हैं। अब बात आई ए क्या है, तो ए फॉर होता है एंगल। एंगल एंगल मतलब कोण। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल, और एंगल का पहला अक्षर ए, इसीलिए ये नियम है एस ए एस, मतलब भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का नियम। ए फॉर एंगल और एस फॉर साइड, मतलब कोण कोण भुजा सर्वांग समता का नियम। अब मेन बात, इंपॉर्टेंट नियम है आरएचएस। यहां पर आरएचएस का मतलब राइट हैंड साइड नहीं है, यहां आरएचएस का कुछ और मतलब है। आर का मतलब है राइट एंगल, एच का मतलब है हाइपोटेनस, और एस का मतलब है साइड। आर का क्या मतलब है? आर मीन्स
राइट एंगल जिसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। समकोण त्रिभुज की बात की जा रही है। राइट एंगल समकोण, एच फॉर हाइपोटेनस, एच फॉर हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? कर्ण। अब कर्ण की इंग्लिश होती है हाइपोटेनस और हाइपोटेनस का पहला अक्षर एच, इसीलिए ये एच है। राइट एंगल का पहला अक्षर आर, इसीलिए ये आर है। और एस मतलब क्या है? साइड है। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, सर्वांग समता का नियम। अब हम लोग एक एक करके विस्तृत तरीके से डिटेल में एक एक नियम का अलग अलग स्टडी करेंगे। पहले आप इन बातों को नोट कर लीजिए। तो ये 5 नियम है। अब हम लोग एक एक करके हर नियम का स्टडी करते हैं। तो पहले हम लोग स्टडी करने वाले हैं एस सर्वांग समता का नियम। तो आप लोग हेडिंग कर लेंगे एस सर्वांग समता का नियम, अर्थात भुजा 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 सर्वांग समता के नियम। ये हो जाएगी आपकी हेडिंग। चलिए मान लीजिए कि 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है आपका। तो ये 2 त्रिभुज हैं आपके। मान लेते हैं कि ये आपका पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, इनकी लगभग आकृतियां समान होंगी, सेम होंगी। इसको मान लेते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं पी क्यू। इसकी ये भुजा है 7 4 3, इसकी भुजा 7 4 और 3। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे? तो आप ध्यान से देखिएगा। इसमें जो ए बी है, पहले आप ऐसे लिखेंगे। जब इसे आप हल कर रहे होंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और ये मैथमेटिक्स में और का चिन्ह है, और त्रिभुज पी क्यू आर में जो ए बी है ये किसके बराबर है? पी क्यू के। तो लिखेंगे ए बी बराबर पी क्यू। अब ए बी क्या है वो भी तो लिखना होगा ना। तो ए बी क्या है? भुजा है। तो भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एस। भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड, और साइड का पहला अक्षर एस होता है। तो हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल यहाँ पे एस लिख देंगे। एस का मतलब क्या हो गया? साइड यानी भुजा। अब अगला देखिएगा, BC और QR आपस में बराबर है। तो लिखेंगे BC बराबर QR। ये BC क्या है? भुजा है। तो भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड, और साइड का पहला अक्षर S, तो लिखेंगे S। AC बराबर है PR की, तो लिखेंगे AC बराबर PR। ये क्या है? साइड ही तो है। अब लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR की। अब बात आई कि सर
सर सर्वांग सम का चिन्ह कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बराबर का चिन्ह होता है, इसी के ऊपर कुछ ऐसी आकृति बना देते हैं, ये हो गया सर्वांग सम। बराबर का चिन्ह होगा, बराबर के चिन्ह के ऊपर आपको कुछ ऐसी आकृति बनानी होगी, कुछ ऐसी, ये सर्वांग सम हो गया। मतलब हल्का से इसको लहरिया देना होगा, तो ये आपका सर्वांग सम बन जाएगा। अब ये अब सिद्ध हो गया कि ये त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है? सर्वांग सम है। आपने किस नियम से सर्वांग सम सिद्ध किया है? तो SSS अर्थात भुजा 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 के नियम से आपने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR आपस में सर्वांग सम है। तो लिखेंगे SSS नियम सिद्ध। इस तरीके से हमें मेथड को हल करना होगा, नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ लिया SSS सर्वांग समता का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे SAS सर्वांग समता का नियम, सेकेंड नंबर। एक एक बातों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। मान लीजिए ये कोई दो त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज और ये दूसरा त्रिभुज, इसका नाम है ABC, इसका नाम PQR। थोड़ा सा मैं इस आकृति को अच्छे से बना देता हूँ। इसका नाम PQR। जैसे मान लेते हैं कि ये जो है 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है, ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, ये 6 और ये 6। अब देखिएगा AB किसके बराबर है? PQ के। तो लिखेंगे पहले त्रिभुज ABC और ये और का चिन्ह है मैथमेटिक्स में, और त्रिभुज PQR में AB बराबर है PQ के। क्यों बराबर है? AB भी 7 सेंटीमीटर और PQ भी 7 सेंटीमीटर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। AB और PQ क्या है? कोण है कि भुजा है? भुजा है। तो भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड, और साइड का पहला अक्षर S। हमने लिख दिया कि हम किसको बराबर किए हैं? भुजा को बराबर किए हैं। अब देखिएगा कोण A कितना है? 50 डिग्री, और कोण B कितना है? 50 डिग्री। मतलब कि कोण A बराबर है कोण B के। तो लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये क्या है? कोण है। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल, और एंगल का पहला अक्षर होता है A, तो मतलब ये A हो जाएगा। अब उसके बाद आगे देखिए, AC बराबर है किसके? PR के। AC और PR क्या है? भुजा ही तो है। तो लिखेंगे S। थोड़ा इसको डिस्टेंस पे आप लिखेंगे तो बेटर रहेगा, ताकि समझ में आए। ये भुजा है, ये एंगल है, और ये क्या है? भुजा है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है, बराबर का चिन्ह और ऐसे सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। किस नियम से सर्वांगसम है? तो ये सर्वांगसम है SAS। पहले भुजा बराबर है, फिर कोण बराबर है, और फिर एक भुजा बराबर है। इस तरीके से आप त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं।
तो आप इन चीजों को पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले नियम की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग सर्वांग समता का तीसरा नियम स्टडी करेंगे, जिसका नाम है ASA सर्वांग समता नियम। A फॉर एंगल, S फॉर साइड और A फॉर एंगल, अर्थात कोण, भुजा, कोण सर्वांग समता का नियम। अर्थात किसी त्रिभुज की एक कोण बराबर हो, एक भुजा बराबर हो और फिर एक कोण बराबर हो, तो इस कंडीशन में हम कैसे उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, इन चीजों को हमें जानना है। अब हम लोग पढ़ेंगे ASA सर्वांग समता का नियम। हमने दो आकृतियां बना लिया, ठीक। इसका नाम देते हैं हम लोग A B C और इसका नाम देते हैं P Q R। अब आप ध्यान से देखिए, लिखेंगे त्रिभुज ABC और PQR में। इसको मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये कोण है 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये एंगल 50 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो आप ध्यान से देखिए, कोण A बराबर है कोण P के, तो लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। ये क्या है? कोण है ना, तो कोण का पहला अक्षर A फॉर एंगल। अब देखिए AB का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर और BC का भी और PQ का भी मान 6 सेंटीमीटर है, तो AB बराबर PQ हो जाएगा। AB और PQ क्या है पता तो चले, ये भुजा है। भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड और साइड का पहला अक्षर S, तो यहां पर क्या हो जाएगा? S। आगे देखिए, ये कोण B बराबर है कोण Q की। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। क्या है? एंगल है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम, बराबर का चिन्ह ऊपर ऐसे, त्रिभुज PQR। तो आपने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR की। किस नियम से सिद्ध किया है? तो कोण भुजा कोण के नियम से। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, मतलब इस नियम के अनुसार। ASA, इसका मतलब क्या है? आपने मैथमेटिक्स में इतना लिख दिया ASA, इसका मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू ASA। अकॉर्डिंग टू का मतलब के अनुसार, कोण भुजा कोण, इस नियम के अनुसार आपने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR सर्वांग सम हैं। नोट कर लीजिए।